अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे के इलाके में पुलिस एहलकारों की शहादत की। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि रहीम यार खान कच्चे के इलाके में गुज़श्ता रात की तारीकी में डाकुओं के पुलिस की गाड़ियों पर रॉकेटों से हमलों में 12 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 8 जख्मी हो गए। पंजाब पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने कच्चे के इलाके माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर हमला किया। दोनों पुलिस मोबाइल बारिश के पानी में फंस गई थी, जबकि जिसके बाद रॉकेटों से हमला किया गया और इसके नतीजे में जो 11 एहलकार शहीद हो गए। जबकि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शेख सैद अस्पताल पहुंचे और वहां पर जो ज़ेरे इलाज एहलकार हैं उनकी अयादत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की, क्या कहना था ये वो सुनते हैं। ये हमने ऑपरेशन शुरू किया जो कि कंटिन्यूस था। हमने हमेशा कहा 65 से ज़्यादा हमने डाकुओं को हलाक किया है, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी किए हैं। कल का वाक़या डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है, 5 जख्मी भी हुए हैं। उनकी वेयर अबाउट भी हमने मालूम किए हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने इमीडिएटली हुक्म दिया, हमने रात को ही मूव किया इमीडिएटली। होम सेक्रेटरी साहब, CTD, स्पेशल ब्रांच, हम सारे अपने अपने कामों पे आए। आज हमने फॉरवर्ड मूवमेंट भी देखी है वहाँ पे सारी। सिंध पुलिस भी हमारे साथ आई हुई है इस टाइम पे। IG सिंध को भी इंस्ट्रक्शन थी, उनके DAG साहब भी आए हुए हैं। तो वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू दिस। एक मैसिव लॉस है, लेकिन हमारे जवानों से आप पूछ लीजिए, उनकी हौसले उसी तरह बुलंद हैं। ये फोर्स अपने शोधा का उसी तरह ख्याल करती रहेगी और इस इलाके को हम इसी वजह से आगे हैं ताकि लोगों तक ये डैमेज ना आए। वो लोग जो कि पीछे रह रहे हैं हमारे पक्के के या कच्चे के इलाके में, वो महफूज रहें। तो इंशाल्लाह ताला ये हम इसी तरह काम करते रहेंगे। तो IG पंजाब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि हमारे जो नौजवान हैं उनके जो हौसले हैं वो अभी भी बुलंद हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ करवा देती हूँ ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बरनी और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रहीम यार खान ओवैस असलम ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ओवैस, मैं आपकी तरफ आऊँगी। नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, लेकिन जान कुर्बान करने वालों में 2 हिंदू एहलकार भी थे। उनके जो रसूमात हैं वो कब तक अदा कर दी जाएंगी, उस बारे में कुछ मालूम हो सका? जी देखें, नमाज जनाजा के बाद जो जस्ते खाकी थे वो अपने आबाई इलाकों में उनके रवाना कर दिए गए हैं। उनमें जो हिंदू एहलकार थे, पुलिस एहलकार थे, उनके भी जस्ते खाकी उनके आबाई इलाका में रवाना कर दिए गए। मेरा ख्याल है कि आज रात उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी और जो बाकी मुस्लिम एहलकार थे उनके भी नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। इसमें से 9 पुलिस एहलकार जो है जिनका ताल्लुक रहीम यार खान से है, एक का DG खान, एक मुल्तान और एक मुजफ्फरगढ़ से है एक का ताल्लुक। अच्छा ओवैस, ज़रा बताइएगा, इस वाक़े के बारे में। एक अफसोसनाक वाक़या है और कच्चे के डाकू अभी से नहीं काफ़ी सालों से वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। किस तरह से ये वाक़या पेश आया और क्या अभी तक भी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन जारी है इन डाकुओं के खिलाफ? देखिए, ये हर जुमेरात के रोज जो वहाँ पर ड्यूटियां जो है वो चेंज होती हैं। ये जो पुलिस एहलकार 20 के करीब पुलिस एहलकार थे, 2 गाड़ियों पर सवार होकर जो अपने घरों की तरफ रवाना हुए थे, जिनका ताक़ुब किया गया और घात लगाए बैठे वहाँ पर जो डाकू थे, उन्होंने अचानक से हमला किया जिसके नतीजे में तकरीबन 12 के करीब जो डाकू हैं वो पुलिस एहलकार है। जा रहा है कि 11 पुलिस एहलकार शहीद हुए। अच्छा शुएब बरनी, मैं आपकी तरफ आऊँगी। इंतजामिया का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन शुरू करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था और पंजाब और सिंध पुलिस और दीगर फोर्सेस ने इसमें शिरकत करनी थी। इस हवाले से किसी किस्म की पेशरफ्त हो सकी? देखें, ये जो कच्चे का मामला है इसमें तमाम सूबे यानी कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, ये 3 सूबों के दरमियानी सरहदी इलाके हैं जहाँ पे ये कच्चे के डकैत वारदातें करते हैं और पुलिस एहलकारों को निशाना बनाते हैं, शहरियों को अगवा करते हैं, ताजरों को अगवा बराए तावान के लिए अगवा करके यहाँ पे जो उन्होंने अपनी कमीन गाहें बनाई हुई हैं वहाँ पे वो रखते हैं। ऐसी ही सूरत हाल में ये इसका काफी अरसे पहले भी फैसला हुआ था कि जी मुश्तरका तीनों सूबों की फोर्स ऑपरेशन करेगी, लेकिन अमली तौर पर अभी तक ज्वाइंट ऑपरेशन देखने में नहीं आया। इंडिविजुअल कोशिशें होती हैं कि सिंध के इलाके में सिंध पुलिस काम करती है, पंजाब की हदूद में पंजाब पुलिस काम करती है, लेकिन ज्वाइंट एफर्ट्स नजर नहीं आती। और इसी चीज का फायदा डकैत उठाते हैं कि जब उनके खिलाफ सिंध पुलिस कार्रवाई करती है तो वो पंजाब की हदूद में चले जाते हैं, जब पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो वो सिंध के कच्चे के इलाकों में चले जाते हैं। अच्छा, ये कच्चे का जो इलाका है इसके जो डायनामिक्स हैं वो ऐसे हैं कि विदाउट इन्फॉर्मर पुलिस वहां पे कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने दरिया की, नहरों की और
जो उसके साथ जो वाटर कैनाल जा रही हैं उसके साथ अपनी आमाजगाहें बनाई हुई हैं। ये वहां से तेजी के साथ फरार हो जाते हैं, जबकि जो पुलिस के पास जो आलात हैं, जो मशीनरी है, वो नाकाफी है। आईजी सिंध भी इस बारे में कहते हैं कि हमारे पास जो गैजेट्स हैं, माजी में भी ऐसे फैसले किए गए थे कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन होगा, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो सका। अच्छा अवैस, मैं आपकी तरफ आऊंगी। खबरें इस तरह की भी सामने आ रही हैं कि 5 पुलिस एहलकार लापता भी बताए गए हैं। इस हवाले से क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास, और कहिएगा कि इस इलाके में ये कच्चे के डाकू कितने मुतहरिक हैं? देखिए, अभी तक जो हमारे तक इतलात हैं वो एक पुलिस एहलकार है, एलीट फोर्स का जवान है, जो अभी तक लापता है। 5 का अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट जो है अभी तक मीडिया पर नहीं आई, और ना ही तर्जमान पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। दूसरी जानिब मैं बताऊं कि कच्चे के वे तकरीबन 18 साल से ऑपरेशन किया जा रहा है, और इस रवां महीने की बात की जाए तो रवां माह में तकरीबन 17 पुलिस एहलकार जो है वो जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं, और पुलिस की जानिब से टारगेटेड ऑपरेशन किया जाता है, इंटेलिजेंस बेस्ड। और ये जो कल गुज़िश्ता रात का वक़ूआ हुआ है, ये माचका में कैंप नंबर 2 पे जो तैनात पुलिस एहलकार थे वो वापस अपने घर पे छुट्टी पे जा रहे थे, जहां पर घात लगाए बैठे तकरीबन 30 से 35। जी ठीक है। ओवैस असलम रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे हैं जो कि हमें डिटेल्स बता रहे इस वाक़े के हवाले से, और शुएब बर्नी ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया, नतीजे में 11 एहलकार शहीद हो गए, लेकिन वफाकी वज़ीर का कहना है कि आखिरी डाकू तक जो है वो अब ऑपरेशन जारी रहेगा। दिन भर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक अफसोसनाक और अंधोनाक वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं कि लाहौर के इलाके बाटापुर में इंतहाई अंधोनाक वाक़या पेश आया, जहां दोस्त ही दुश्मन निकला। लाहौर के सरहदी इलाके बाटापुर में मुलजिम काशिफ ने अपने दोस्त की 5 साला बेटी फजर को अगवा के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश को जंगल में फेंक दिया। मुलजिम काशिफ लवाहिकीन के साथ मिलकर बच्ची को तलाश भी करता रहा। मुलजिम काशिफ फजर के घर के सामने रहता था और बच्ची के वालिद राशिद का बेहतरीन दोस्त था। मुलजिम ने बच्ची के वालिद राशिद से जो है वो 10 लाख रुपए उधार ले रखे थे, जबकि मुलजिम काशिफ फजर को अगवा करने के बाद बच्ची के बाप को ताबान के लिए रकम का मुतालबा भी करता रहा। डिटेल्स हैं क्या और अब तक पुलिस ने इस हवाले से क्या कार्रवाई की है, हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम तर जो है वो डिटेल्स देते हैं। रमज़ान, कहिएगा कि अब तक पुलिस ने इस मामले में क्या पेशरफ्त की है, क्या मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है? जी बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो बाटापुर के इलाके में पेश आया, जहाँ पर 5 साला जो मासूम बच्ची थी उसको अगवा के बाद सफाकाना तरीके से उसको कत्ल किया गया और उसकी जो लाश है वो जंगल में फेंक दी जाती है। और उसके बाद मुलज़म जो है, क्योंकि जो मदई है राशिद, जो बच्ची का वालिद है, उसकी मदईयत में FIR दर्ज हो जाती है। FIR के बाद जो मुलज़म काशिफ रज़ा है वो वालिद के साथ मिल के बच्ची को तलाश करता रहता है। 10 अगस्त को 12 बजे ये मुलज़म जो काशिफ रज़ा है, जूस पिलाने के बहाने ये मोटरसाइकिल पे बच्ची को बिठा के ले जाता है और एक वीराने में जाके उसका गला दबा के इसको कत्ल कर देता है और वहाँ ही फेंक देता है। उसके बाद घर वाले, अहले मोहल्ला और रिश्तेदार जो हैं वो उनको ढूंढते हैं। क्या तफ्तीश में मालूम हो सका कि अगर सिर्फ रकम ही चाहिए थी तो बच्ची को कत्ल क्यों किया? बिल्कुल जी, ये ना जब बच्ची का इसने मर्डर कर दिया होता है तो उसके बाद ये मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन से राशिद जो इसका दोस्त है, करीबी दोस्त था, उसको मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन से फ़ोन करके कहता है कि मुझे तावान की रकम चाहिए। जबकि इससे पहले जो मुलज़म है अपने दोस्त जिसकी ये बेटी है 5 साला, उसको कत्ल कर चुका होता है। तो 10 लाख रुपया पहले भी उसने दिया हुआ था कारोबार के लिए और अब मज़ीद ये तावान की रकम भी मांग रहा था। इसके बाद जो SSP इन्वेस्टिगेशन है डॉक्टर अनूश चौधरी, वो टीम एक तश्कील देती हैं मुलज़म की गिरफ्तारी के लिए कि आया मुलज़म कौन है। तो इसकी जो जैसा कि आपने डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा का नाम लिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तमाम तर जो है डिटेल्स लेते हैं कि अब तक तफ्तीश कहाँ पहुँची है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, कहिएगा कितना अफसोसनाक वाक़या कि एक बच्ची अगवा हो जाती है और 13 दिनों के बाद उसकी लाश मिलती है। आखिर ये मामला है क्या? तफ्तीश में क्या मालूम हो सका है? 10 तारीख को ये बच्ची अगवा होती है और एक FIR हो जाती है बाटापुर में। उसके बाद
ऑब्वियसली टीम्स बनाई जाती हैं और इस बच्ची की तलाश शुरू होती है। इसके वालिद मुद्दई बनते हैं और डिफरेंट टीम्स डिफरेंट जगहों पे लगा दी जाती हैं, कुछ कैमरास देखने के ऊपर, कुछ गिरदोनवा में कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस, और इसके अलावा जो भी इनके रहने वाले इर्द गिर्द हमसाए हैं उनसे पूछगिछ की जाती है। इस दौरान हमें शक होता है एक आदमी पर जो DVR में से डिलीट करवाना चाह रहा होता है वीडियोस, और करवाता भी है। सो वो हमारा एक प्राइम सस्पेक्ट बनता है और उसको कस्टडी में लिया जाता है, उसकी इंटेरोगेशन की जाती है और उससे पता चलता है जो इसने तावान भी बाद में मांगा होता है उसके बारे में भी वो इकरार करता है कि इसने बच्ची को अगवा किया, उसको बाइक पे बिठा के ये ले गया जूस की लालच में। उसके बाद इसने बच्ची को ले जाके तकरीबन आधे घंटे में 30-40 मिनट में उसका गला दबा के उसको मार दिया और जंगल में फेंक दिया। उसके बाद इसके घर वालों को कॉल्स भी किए कि मुझे तावान दे, बच्ची आपकी मेरे पास है, और ये सारा उसने एडमिट कर लिया। अब हम फोरेंसिक एविडेंस वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं और मकसद यही है कि इस आदमी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए और प्रॉपर एविडेंस के साथ इसकी केस प्रेजेंट किया जाए। साहिबा वो कहिएगा कि जैसा कि मुलजिम अब गिरफ्तार हो चुका है, तफ्तीश का अमल भी शुरू हो गया है, मुलजिम ने मजीद क्या इंकशाफात किए हैं, और ये भी कहिएगा कि क्या बच्ची का पोस्टमार्टम हो गया है? इसने अभी तक जो है सिर्फ यही इसके इंकशाफ किया है कि इसको पैसों की लालच थी और मजीद अभी तफ्तीश जारी है। अभी प्रीलिमिनरी जो है वो यही है कि ये पैसे लेना चाह रहा था उनके घर में। बच्ची के बाल मिले हैं, कपड़े मिले हैं, उनको हमने फोरेंसिक में PFS में भिजवा दिया है और जैसे उसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे हमारे पास और अभी फर्दर इससे इंटेरोगेशन भी अभी बाकी है। डॉक्टर साहिबा हमें बता रही थी कि तफ्तीश का अमल इस वक्त जारी है। डॉक्टर साहिबा साथ रहिएगा, रमज़ान में आपकी तरफ आऊँगी। बच्ची के लवाहिकीन का इस हवाले से किसी किस्म का मौक़िफ़ सामने आए, बच्ची के बाप का क्या कहना है? जी बिल्कुल जी, हमारी जो मदई हैं बच्ची का जो वालिद है राशिद और उसकी जो वालिदा, उससे भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये इनके घर आना जाना था और ये जिगरी दोस्त था। राशिद जो कह रहा है कि मेरा काफ़ी अरसे से ये जिगरी दोस्त था, तो पहले भी इसको 10 लाख दिए थे कारोबार करने के लिए, तो ये चल रहा था। अब जिस दिन ये वाक़या होता है 10 अगस्त को, उस दिन ये बच्ची को अगवा करता है और उसके बाद ये कत्ल उसी दिन कर चुका होता है, लेकिन ये रकम तवान की मांग रहा होता है। घर वालों का कहना है कि ये हमारे साथ मिल के बच्ची को तलाश भी करवाता रहा है और हमें 2-3 मरतबा जो मोहल्लेदार हैं उन्होंने भी कहा कि ये बच्ची को जाते हुए इसके साथ देखा भी गया है। बिल्कुल। लेकिन जाहिर सी बात है जो लोग हैं डरते हैं बताने से, लेकिन उसके बाद जब ये SSP इन्वेस्टिगेशन जो लाहौर हैं डॉक्टर जो मामला है वो सामने आ गया है कि जो बच्ची के वालिद हैं उनका दोस्त ही इसमें इन्वॉल्व है, जिससे पुलिस ने गिरफ्तार करके तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया है। हमारे नुमाइंदे रमज़ान बेग हमारे साथ मौजूद थे, जिनके ज्वाइन किया था डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा ने, जो कि हैं SSP इन्वेस्टिगेशन। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कराची के इलाके कारसास में जो कार सवार खातून की गाड़ी के नीचे आकर बेटी और बाप के जाँ बहक होने का मामला है, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं कि बाअसर कार सवार खातून नताशा की इस हादसे से कबल इसी सड़क पर एक और सफ़ेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारने की नई फुटेज जो है वो मंजर-ए-आम पर आ गई है। नई फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून नताशा ने इसी रोड पर पहले एक सफ़ेद रंग की गाड़ी को टक्कर मारी। सफ़ेद गाड़ी सामने से आई तो खातून ने अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम किया और फिर तेज़ी से गाड़ी चलाकर उसे भी टक्कर मार दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि खातून की गाड़ी ने सफ़ेद गाड़ी के अख्वी दरवाजे को हिट किया, जबकि खातून ने गाड़ी के पीछे मौजूद मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को भी हिट किया, जिससे वो मोटरसाइकिल समेत गिर गए, जिसके बाद खातून तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए वहाँ से फरार हो गई। वीडियो में वाक़ये के बाद वहाँ मौजूद शहरियों और सिक्योरिटी को जमा होते देखा जा सकता है। हमारे नुमाइंदे इबाद उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पहले दिन से इस केस के हवाले से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इबाद, कहिएगा कि एक और फुटेज जो है वो सामने आई है और जिसमें देखा जा सकता है कि खातून किस तरह से हाश ड्राइविंग कर रही है। मजीद क्या तफ्तीश हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? देखिए, जो फुटेजेस पहले दिन से सामने आ रही हैं उसके अंदर अभी अगर आप गौर करें तो उसमें ये देखा जा सकता है कि हादसे के बाद वो जो खातून थी वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रही थी और उनके जो इशारे थे, जो बातें थी लोगों को उस वक्त जो कही जा रही थी वो काफी डिस्टर्बिंग थी, एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। आज जो फुटेज सामने आई है उसके अंदर भी ये देखा गया कि उस दिन इस मोटरसाइकिल सवार जो बाप बेटी को हलाक करने के बाद हलाक करने
से कबल वहां पर मौजूद जो सर्विस रोड था, कुंदन ब्रोच के सामने एक गाड़ी जो व्हाइट करोला वहां से गुजर रही थी उसको आने दिया गया। उसके बाद उसको स्पीड से हिट किया गया और स्पीड से हिट करने के बाद जो उसके साथ मौजूद पीछे की जानिब जो मोटरसाइकिल सवार थे, कहिएगा कि ये फुटेजेस तो सामने आ रही हैं और पुलिस भी तमाम तर जो है वो तफ्तीश कर रही है। पुलिस का कहना था कि खून के नमूनों की रिपोर्ट्स आने के बाद मज़ीद लगाई जाएंगी, तो वो क्या दफात होंगी? देखिए, खून के नमूनों के जो नमूने लिए गए हैं वो टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद जो है मजीद दफात शामिल की जाएंगी। अगर उन नमूनों के अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर नशा सामने आता है या ड्रग जो वो ले रही थी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से, उस ड्रग के हवाले से बताया जाएगा कि इस ड्रग को लेने के बाद ड्राइविंग की जाती है और अगर वो नशा आवर चीज कई दिनों से अगर वो इस्तेमाल कर रही थी तो वो भी सामने आ जाएगा कि ये कौन सा नशा इस्तेमाल कर रही थी और कितनी इजीली वो नशे के बाद जो है वो वहां से रवाना हो रही थी। पुलिस की जानिब से जो पहले दिन से लेकर अब तक का जो किरदार है वो काफी न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। कहिएगा कि जो इस खातून के अहले खाना हैं दावा कर रहे थे कि ये मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है, इन्हें कुछ मेंटल इश्यूज हैं, क्या उसमें क्लैरिटी हो गई है कि ये खातून दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है? देखिए, ये दावा अभी तक जो है वो सिर्फ अहले खाने की जानिब से ही किया जा रहा है और जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो रिपोर्ट्स आने के बाद ये तमाम तर चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन जो JPMC की रिपोर्ट थी इब्तदाई, जब ये नताशा वहां पर एज अ पेशेंट वहां पर ट्रीट की जा रही थी तो वहां पर ये देखा गया था कि डॉक्टर की जानिब से बताया गया था कि जब हादसा हुआ तो हो सकता है ये ट्रॉमा की वजह से इस तरह का बिहेव कर रही होंगी। लेकिन जो JPMC के डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से बता दिया गया था कि मेंटली स्टेबल है, इनको कुछ भी नहीं हुआ है और ये यहाँ से जा सकते हैं। दावा अहले खाने की जानिब से ये भी किया जा रहा था कि इनके पास UK का लाइसेंस है, वो अब तक जमा नहीं करवाया गया। सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ये खातून नताशा किस तरह से हार्श ड्राइविंग कर रही है। दावा वो कर रही थी उनके अहले खाना से हो रहा था कि वो मेंटली तौर पर ठीक नहीं है। ये भी साबित हो गया है कि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद है। हमारे नुमाइंदे इबाद उस्मानी हमें तमाम तर डिटेल्स दे रहे थे। इबाद, आपका बहुत शुक्रिया। दिन भर में वापस आएंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने चीनी, आटा, घी, दालों और चावल पर मुस्तहिकीन के लिए सब्सिडी खत्म कर दी है। सब्सिडी खत्म होने से 2 करोड़ 60 लाख मुस्तहिक खानदान मुतासिर होंगे। यूटिलिटी स्टोर से माहाना 40,000 से कम आमदन वाले अफराद को सब्सिडी मिल रही थी। यूटिलिटी स्टोर से अशिया की रियायती निर्खों पर फरोख्त को फौरी तौर पर रोक दिया गया है। सब्सिडी रोकने का फैसला 2 रोज कबल वफाकी काबीना के इजलास में किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को 5 बुनियादी अशिया चीनी, आटा, घी, दाल और चावलों पर 25% सब्सिडी मिल रही थी। इस पर ही बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब ने, जो कि मरकजी सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान हैं। सर, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सैयद आरिफ साहब, कहिएगा कि वफाकी हुकूमत ने तो फैसला कर दिया है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद किया जाएगा, आप इस फैसले पर क्या कहेंगे? हड़ताल की कॉल भी आप लोगों की जानिब से दी गई है, क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना मौका देने का मौका दिया। तो मसला ये है कि जिस तरह आपने कहा, यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की बंदिश का एक जालिमाना फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने किया है। इसके साथ सिर्फ वो बेनिफिशरी जो VISP के तहत रिलीफ ले रहे थे वो ही मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि 14,000 मुलाजमीन जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिम हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तकरीबन 1 लाख मुलाजमीन जो है वो मुतासर हुए, उनका रोजगार मुतासर हुआ है, उनके घर के चूल्हे ठंडे हुए। हमें हुकूमत पाकिस्तान की ये मंतक समझ नहीं आई कि अगर आप रिलीफ नहीं देना चाहते, सब्सिडी अवाम को नहीं देना चाहते तो ना दे, लेकिन एक इदारे को जो 50 सालों से काम कर रहा है उसको आप बंद कर रहे हैं, जो मुसलसल अवाम को रिलीफ फराहम करता है आम ओपन मार्केट से, तो वो रिलीफ भी जो है आप उनसे छीन रहे हैं। और वफाकी काबीना ने जो फैसला किया है तो आप लोगों को एतमाद में लेकर ये फैसला किया है या फिर आप इस फैसले से बाखबर थे या नहीं? हमें तो रात को अचानक ये चीज सामने आई कि जनाब हुकूमत पाकिस्तान ने ये लेटर कर दिया और इसको वाइंड अप करने का कि 2 हफ्तों में इसको इदारे को खत्म कर दिया जाए। तो सर, ये जो हुकूमत दावा कर रही है कि अपनी कारकर्दगी बेहतर कर रही है, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन वो वाहिद इदारा है पाकिस्तान का जो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने पर 1 रुपए का भी बोझ नहीं है। हमारे जितने भी एम्प्लॉइज हैं और जितने भी हमारे ऑपरेशनल अखराजात हैं वो हमारे सेल्फ जनरेटेड हैं। हम अपने कमाई से, अपने बचत से जो है तनख्वाहें देते हैं और अपने अखराजात पूरे करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस इदारे पर पूरी लाइफ में यानी 50 सालों में सिर्फ 13 लाख रुपए का अपने खजाने से खर्चा किया है। बाकी हमने
तमाम एसेट यूटिलिटी स्टोर मुलाजिमीन की खून पसीने की कमाई से बनाए हैं और हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ अपने सनतकारों को खुश करने के लिए उन बिल्डिंग्स पर, उन एसेट्स पर नजर रखे हुए, और हम ये किसी सूरत में नहीं करने देंगे। 26 तारीख को इंशाल्लाह। तो सर क्या स्ट्रेटजी है आपकी, किस तरह से आप टैकल करेंगे इस तमाम सूरत हाल को? देखें जी, हमने 26 तारीख को पूरे पाकिस्तान के स्टोर बंद करने का फैसला किया है और डी चौक के ऊपर हम तमाम अपने अहले खाना के साथ 14,000 मुलाजमीन ये और हमारे अहले खाना समेत इंशाल्लाह डी चौक पर बैठेंगे जब तक हुकूमत पाकिस्तान ये जालिमाना फैसला वापस नहीं लेती। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता 4 सालों से 100% तनख्वाहें हमें अभी तक नहीं दी गई। हमारे डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को अभी तक रेगुलर नहीं किया गया, बजाय इसके कि हमें रिलीफ दिया जाता। और ये ऐसा जालिमाना फैसला किया गया है जिसे हम किसी सूरत में तस्लीम नहीं करते, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मईशत के साथ भी जुल्म अज़ीम है। आप लोग इस फैसले को तस्लीम नहीं करते, लेकिन वफाकी काबीना ने ये फैसला कर लिया है, लेकिन हुकूमत को इस फैसले सानी करनी चाहिए क्योंकि अब बहुत से मुलाजमीन इससे मुतासिर होंगे। सैयद आरिफ शाह हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। दिन भर में आगे बढ़ते हैं और कुछ खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच जारी है और आज तीसरे रोज़ बांग्लादेश ने 5 विकेटों के नुकसान पर 228 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश की जानिब से मोमिनुल हक 50 जबकि शादमान इस्लाम ने 93 रन बनाए हैं। इसी मैच की बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान ज़हीर साहब। सर बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। इरफान कहिएगा कि आप क्या कमेंट करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी थी और बांग्लादेश ने कैसा परफॉर्म किया? जिस तरह आपने बताया कि ये ओबियसली पाकिस्तान के लिए ना ये टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस हैं और बड़े वाइटल मैचेस हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हम फाइनल तक क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि मोस्टली मैचेस जो हैं हमने 9 मैचेस रिमेनिंग है तो हम फाइनल तक जा सकते हैं। बट जो इंटेंट नज़र आ रही है वो बड़ी वेयर्ड है। उसमें हमने देखा है जो टीम का अनाउंस किया गया स्क्वाड भी उसमें सिर्फ एक स्पिनर रखा गया। दुनिया में ऐसे कहीं नहीं होता कि जो आपका रेगुलर स्पिनर होता है उसको ना खिलाया जाए। उसकी 2-3 रीज़न होती हैं। एक तो आपने कहीं ना कहीं अपने फास्ट बॉलर को रिलैक्स करना होता है, वो फटीग ना हो जाए। और हमारे तमाम जो बॉलर हैं, नसीम शाह इंजरी के बाद आए, शाहीन इंजरी के बाद आए, खुरम शहजाद जो इंजरी के बाद आए, तो आपने कहीं रिलैक्स करना था। दूसरा पाकिस्तानी जो सॉइल है, जो विकेट्स होती है हमारी, उसमें थोड़ा वेयर टेयर आता है सेकंड डे के बाद, थर्ड डे के बाद, तो हम देख भी रहे हैं लो बाउंस है। इन्होंने कहा जी तेज पिच बना रहे हैं और हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये है कि आपके बॉलर अब आप देख रहे हैं कि थकना शुरू हो गए हैं। बैटर ने तो चले अच्छी बैटिंग की, एक अच्छा रीजनेबल टोटल लगाया आपने और फिर आपने 6 विकेटों पे 400-500 रन करके डिक्लेयर किया, तो वो तो बहुत अच्छा था। लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं उसमें भी आपका जो स्ट्राइक रेट था वो थोड़ा लोअर साइड पे था, तो वो थोड़ा तेज खेलना चाहिए था। बैटिंग की बात की, बाबर जो है वो 0 पर आउट हुए हैं, उस पर आप क्या तबसरा करेंगे? देखिए, मैं जिस तरह ये बात कर रहा था कि एक स्पिनर को ना खिलाना, स्ट्रेटजी खराब थी, फिर आपका स्ट्राइक रेट थोड़ा लोअर साइड पे था तो इम्पैक्ट आ रहा था। बाबर के ऊपर ओबियसली हम देख रहे हैं कि लास्ट कोई 1 साल से कोई खतरनाक परफॉर्मेंस नहीं है। आज ओबियसली कप्तानी चले जाना, बैक ऑफ द माइंड, फिर टीम के अंदर ग्रुपिंग की बातें बहुत हुई। मोहसिन नकवी साहब ने सजी की बात की, वर्ल्ड कप का हारना, बुरी तरह परफॉर्मेंस क्लैप्स आपका नज़र आ रहा है टीम के अंदर। तो ऐसे सारे मामलात में हम एक बात सारा पाकिस्तान मानता है कि बाबर कप्तानी के ऊपर तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आएगा, बट बैटर के तौर पे वन ऑफ द बेस्ट है, बट वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया उनकी परफॉर्मेंस में। बांग्लादेश बैटिंग कर रहा है। इरफान, एक और मामला इसी से रिलेटेड है कि शकीबुल हसन और एक अदाकार हैं, उन पर कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है, तो इस मामले में आगे क्या हो सकता है? क्या बांग्लादेश वापस बुला लेगा शकीबुल हसन को या वो सीरीज मुकम्मल कर लेंगे? देखिए, ये फरदौस अहमद एक्टर और शकीबुल हसन के ऊपर पहले भी गवर्नमेंट के साथ इनकी काफ़ी अच्छी एक्वेंटेंस थी और उनके साथ लाइंस उनकी चलती थी। अभी उन्होंने इलेक्शन के लिए भी उनकी पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करेंगे। ये रबेल नामी शख्स है जी, वो उनका ये जो स्टूडेंट तहरीक थी उसके अंदर उनका मर्डर हुआ और उन्होंने हसीना वाजद और इनके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये पहले भी कहीं ना कहीं बात आ रही थी कि शायद ये पाकिस्तान ट्रैवल ना करें, बट बांग्लादेशी बोर्ड ने काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया और इनको भेजा क्योंकि टर्बुलेंस कंट्री के अंदर थी, कुछ सिनेरियो ऐसा बन सकता था। ओबियसली क्रिकेट उधर भी सब कॉन्टिनेंट पूरे में पाकिस्तान इंडिया की तरह उधर भी बहुत खेली जाती है, फॉलो करते हैं लोग। तो इन पे जब से पॉलिटिकल साइड पे गए हैं तो इनके ऊपर काफ़ी सख्त टाइम चल रहा है। और ये तो जो आपने क्वेश्चन किया कि ये खेलेंगे कि नहीं, ओबियसली ये सीरीज कंप्लीट करेंगे, केस लग चुका है, इनके लॉयर आप देखेंगे वो जमानत की तरफ जाएंगे, फिर ट्रायल चलेगा, ट्रायल में देखा पड़ेगा कि क्या ये गिल्टी है या नहीं है। जाएंगे। इरफान, हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम डिटेल में बात कर सकते थे
कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन थी और बांग्लादेश कैसा परफॉर्म करा, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि ईरान के शहर यज़्द में एक इंतहाई अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 2 रोज़ कबल पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस उलट गई थी। जाँ बहक होने वाले 28 पाकिस्तानी ज़ायरीन की मैयतों और तमाम 15 जख्मियों को खुसूसी तैयारे C-130 के जरिए जैकबाबाद एयरपोर्ट लाया जाएगा। इस पर बात कर लेते हैं। गौस बख्श हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। गौस, बताइएगा कि ये तैयारा पाकिस्तान कब तक लैंड करेगा? ईरान के शहर यज़्द में जो बस को हादसा पेश आया है, वहाँ पर जो है कि 28 के करीब जो लोग यहाँ पर जो है कि जहाँ बाग हुए हैं और कुछ जख्मी हुए हैं, उनको पहले सखर एयरबेस में लाया जा रहा था। तो सखर रनवे के ऊपर जो लाइट्स थी वो ख़राब होने की वजह से अभी जो है कि C-130 की जहाज़ के ज़रिए जो है कि शाहबाज एयरबेस से लाया जाएगा। यहाँ पर मैं इस वक्त शाहबाज एयरबेस के करीब मौजूद हूँ। मेरे कम में आप देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन दिखाना चाहे तो सामने शाहबाज एयरबेस का गेट है। यहाँ पर जो है कि आज 10 बजे के करीब जो है कि C-130 जहाज़ के ज़रिए यहाँ पर जो है कि मैयतों को लाया जाएगा और मैयतों के जो वर्षा है उनका जो है कि यहाँ पर एयरबेस में जो है कि उनके लवाकिन यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी जो प्यारों को यहाँ से लेकर अपने जो इलाकों की तरफ वो ले जाएंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और एयरबेस के 1 किलोमीटर के मुफासले पर यहाँ पर जो है कि किसी भी अफराद को यहाँ पर जो है कि मशकूक अफराद को यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है और गाड़ियों को यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर बात की जाए तो दूसरी जानिब यहाँ पर जो मैयतों को लाएगा उनके हवाले से जो है कि 11-222 की जो एम्बुलेंस हैं वो भी यहाँ पर फराम की गई हैं, जैसे मैयतों को जो है कि अपने प्यारों के हवाले किया जाए। जी ठीक है। गौस बख्श हमें बता रहे थे कि कुछ ही देर के बाद ये तैयारा पाकिस्तान लैंड करेगा, जिसमें तमाम मैयतें और ज़ख्मी अफराद सवार हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और अफसोसनाक खबर जो है उस पर बात कर लेते हैं कि मोटरवे M2 पर भलवाल सालम इंटरचेंज के करीब खड़ी कार से 5 अफराद बेहोशी की हालत में पाए गए। पुलिस ज़राए का कहना है कि तमाम अफराद को अस्पताल पहुंचाया, मगर उनमें से सिर्फ एक ड्राइवर ही जांबर हो सका। मरने वाले 4 अफराद की शनाख्त 25 साला समर, 60 साला रुमैला, 30 साला महर और 6 साल के बच्चे की हुई है, जिसका नाम ऑन अली बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जान बहर होने वाले ड्राइवर का कहना है कि तमाम अफराद ने ज़ायदुल मयाद ये थे, जबकि मुतासरा फैमिली लाहौर की रिहायशी बताई जा रही है। हमारे नुमाइंदे कैसर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। कैसर, कहिएगा कि चूँकि ये फैमिली का ताल्लुक लाहौर से है और अफसोसनाक उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि वो जान की बाजी हार गए, क्या पेशरफ्त हुई है? उन्होंने ये जूस कहाँ से ख़रीदा था? पुलिस ने इस हवाले से तफ्तीश शुरू की है कि आया ये जूस ही की वजह से हलाकत हुई है या फिर मामला कुछ और है? जी जन्नत, बिल्कुल ये एक अपनी नीयत का एक जो है मुख्तलिफ सा जो एक बड़ा सेंसिटिव सा केस है, जो कि M2 मोटरवे पर बलवाल सालम इंटरचेंज के करीब ये जो है वो वाकया पेश आया है, जिसमें आपने भी बताया भी कि 5 अफराद जो है गाड़ी में मौजूद थे, जिसमें 4 अफराद जो है वो एक ही खानदान के 4 अफराद थे जो कि इस हादसे में जांबाग हुए, जबकि ये जो ड्राइवर था वो उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, जो कि अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। जबकि ये जो फैमिली है ये मैकलोड रोड लाहौर की थी। हमारी यहाँ पर इनके लवाहिकीन से भी बात हुई तो उनका ये कहना है कि क्योंकि ये ट्रैवल कर रहे थे मोटरवे पर और जो इसमें जो जितने भी लोग थे एक ही खानदान से थे, लेकिन क्योंकि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके मुताबिक सुबह ये निकले हैं मोटरवे पर और इन्होंने कोई ड्रिंक पिया जिसमें ये सारा इनको उसके बाद ये सारा वाकया पेश आया। लेकिन क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा और पोस्टमार्टम के बाद जो हकायक सामने नहीं आएंगे, पोस्टमार्टम के बाद हकायक सामने आएंगे। कैसर इफ्तिखार, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें इसके हवाले से बता रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ननकाना साहिब और बुचेकी को मिलाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ के रहने वालों का इस पर क्या कहना है, बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे तारिक चौधरी से। तारिक, बताइएगा क्या कहना है इनका? तो बहुत बदली, अगर ना बदल सके तो ये बुच्चे की ननकाना रोड के हालात नहीं बदल सके। इस रोड में बहुत गहरे गहरे खड्डे पड़ चुके हैं और ये सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों तालिब इल्म और कारोबारी हजरात इस रोड पर सफ़र करते हैं। इसके अलावा जो लोग ज़िला कचहरी में अपने तरीके भुगतने के लिए जाते हैं वो भी इसी रोड को इस्तेमाल करते हैं और वो जो मिनटों का सफ़र वो घंटों में तय होता है। बच्चे स्कूल से लेट हो जाते हैं और कारोबारी हजरात उनकी जो अजनास जहाँ पे करोड़ों रुपए की ज़रूरी अजनास की नकलो हमल होती है वो भी बहुत लेट हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम तबका बड़ा परेशान है। यहाँ पे जो देहात हैं इस रोड के इर्द गिर्द वो लोग भी बड़े परेशान हैं। इन लोगों का कहना है जिली इंतज़ामिया
फौरी तौर पर नोटिस लेकर है। हमारे नुमाइंदे तारिक चौधरी हमें बता रहे थे कि मिनटों का सफ़र घंटों में तय करना होता है और हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि ये जो छोटे शहरों के बड़े मसले हैं इन्हें उजागर किया जाए और वहाँ की इंतज़ामिया मुतहरिक हो और वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए सहूलियात का बाइस बने। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।